गायत्री कॉलेज एवं गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, हमने पिछली कक्षा में जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनके संवैधानिक गुण, उनका महत्व, उनके स्वरूप, उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या अन्य प्रकार से जो भी विवरण था उसका उल्लेख किया, स्पष्ट किया। आज हम आर्टिकल वाइज ये समझने का प्रयास करेंगे कि किन किन आर्टिकल में, किन किन अनुच्छेदों में क्या क्या उल्लेख किया गया है, उसको स्पष्ट करना। तो देखिए, आर्टिकल 36 से 51 तक, 36 से 51 तक हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का उल्लेख कर रखा है। सबसे पहले आर्टिकल 36 की बात करते हैं, 36। इसमें जिस प्रकार से मैंने आपको मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 12 के बारे में बताया कि अनुच्छेद 12 में जिस प्रकार से राज्य की परिभाषा है, उसी प्रकार से आर्टिकल 36 में भी राज्य की परिभाषा है। अब आपको यहाँ पे स्पष्ट होना है कि राज्य की परिभाषा तात्पर्य वो थ्योरी वाली राज्य की परिभाषा न होकर यहाँ पर राज्य का तात्पर्य है हमारी केंद्र सरकार अर्थात संघ सरकार, हमारी विभिन्न राज्य सरकारें, हमारी स्थानीय सरकारें एवं अन्य प्राधिकार जो संवैधानिक या गैर संवैधानिक कानून द्वारा निर्मित अथॉरिटीज है, वो सब किसमें शामिल होती हैं? राज्य में। जिनको आदेश देने की शक्ति है वो किसमें है? राज्य में। इसलिए आपको स्पष्ट होना है कि आर्टिकल 36 में वही है जो आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है। ठीक है, राज्य की परिभाषा दे रखी है, उसमें बताया गया है कि राज्य कौन है और राज्य किसे कहते हैं। ठीक है, ये बात 36 में है। ठीक है, अब देखते हैं 37। देखिए, हम सभी को पता है कि ये जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय को लागू नहीं करता है। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार जरूर है, लेकिन राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं है। फिर भी राज्य के यानी देश के शासन में मूलभूत अर्थात राज्य को लागू करेगा। देश की शासन व्यवस्था में वो मूलभूत स्थान रखते हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कौन? नीति निर्देशक तत्व। ये राज्य के लिए एक आदर्श है, राज्य के लिए अपने लक्ष्य हैं, अपने साध्य हैं कि मुझे मेरे शासन व्यवस्था के संचालन करते समय मुझे किन किन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर नीति का निर्माण करना है, योजना का निर्माण करना है और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब प्रकार की व्यवस्थाओं मुझे क्या क्या किन किन स्वरूपों के लिए, मतलब उद्देश्यों के लिए क्या क्या किस स्वरूप में काम करना है। ये पूरा 37 कहता है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होते हुए भी देश की शासन व्यवस्था में मूलभूत है क्या? नीति निर्देशक तत्व। ये बात को स्पष्ट समझना है, बेहद आसान है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। एक एक को हम समझ रहे हैं और क्लियर करें। ठीक है, तो ये हो गए 37 की बात। अब देखिए 38 है। 38 को दो भागों में विभाजित किया गया है। 38 यानी 38 में लिखा हुआ है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, किसकी अभिवृद्धि के लिए? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए। यानी राज्य का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याण करना, जनता का कल्याण करना। तो अपने लोक कल्याण की सिद्धि की प्राप्ति के लिए वो सामाजिक व्यवस्था का ऐसा निर्माण करेगी जिसमें सामाजिक, आर्थिक न्याय हो सके। हमारे समाज में जो व्याप्त सामाजिक और आर्थिक जो विषमताएं हैं उनको दूर करने का काम कौन करेगा? राज्य करेगा। किसके माध्यम से करेगा? नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से। तो इस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा कि किसी भी व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक न्याय से वंचित नहीं हो। यानी समाज की जो मूलभूत जो समस्या है, जो कुरीतियां हैं, जो एक प्रकार से जो अस्पष्टताएं हैं और भी जिस प्रकार से जो हमें देखते हैं कि हमारी जो संविधान के लिए चुनौती बनती है, सामाजिक भेदभाव है या और भी किसी प्रकार से, यहाँ पे जो आर्थिक विषमता है, इनको दूर करने का काम कौन करेगी? राज्य करेगा, नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से।
तो उसका ये पूरा लोक कल्याण की सिद्धि के लिए या लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्राप्ति हो सके। ठीक है, मतलब आर्थिक संसाधनों का ऐसा वितरण होना चाहिए जो सबको बराबर का उसमें न्याय मिले, किसी में कोई भी विषमता या असंतोष पैदा नहीं है, क्योंकि भारतीय लोक कल्याण के तहत और हमारे जितने भी आर्थिक संसाधन है उसका उचित वितरण होना चाहिए योग्यता के मापदंड के आधार पर। तो ये जो वर्ग विभेद पैदा होता है कि अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है, गरीब बिल्कुल गरीब होता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब का भी जीवन स्तर ऊंचा हो गया और अमीर को भी सभी संसाधनों को अपना एकाधिकार मिला, इस बात की पूरी इसमें उल्लेख किया हुआ है। यह आर्टिकल है आपका 38(1). दूसरे इसमें 38(2) में क्या लिखा हुआ है? 38(2) में स्पष्ट क्या है कि आय सुविधा तथा अवसरों के असमानता को दूर करने का प्रयास करें। आय सुविधा और अवसर यानी आपको जो आय की प्राप्ति होती है राज्य इस प्रकार से करेगा कि गरीब से गरीब अर्थात बिल्कुल दीन जो अंतिम पंक्ति में बैठे वहां तक राज्य की पहुंच होगी और उसको भी अपने सर्वांगीण विकास, उसको भी अपनी मतलब विकास की मुख्य धारा में लाने का काम करेगा। और जो आय की जो असमानता होती है कि कुछ व्यक्ति तो बिल्कुल अपना जीवन यापन करने के लिए भी नहीं अर्जित कर पाते और कुछ व्यक्ति इनके पास आय बहुत ही अधिक मात्रा में, तो इस प्रकार की विषमता जो है उसको समाप्त करने का काम करेगा। दूसरा जो मूलभूत सुविधाएं होती है, मूलभूत सुविधाएं जो बिल्कुल ग्रामीण स्तर से गांव स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक जो मूलभूत सुविधा है वो देने का काम कौन करेगा? राज्य करेगा। और दूसरा अवसरों की असमानता यानी किसी व्यक्ति जो साधन संपन्न है उसके पास सब कुछ शक्तियां हैं, वो अपने पास उसके सामने कई विकल्प होते हैं, कई अवसर होते हैं और कोई बिल्कुल समाज के दबे कुचले वर्ग है, वंचित वर्ग है, उनको अवसर नहीं मिल पाते। तो राज्य ये कोशिश करेगा कि मेरे राज्य के अंतर्गत सीमा के अंतर्गत मेरे जो नागरिक हैं उनके लिए सबके लिए अवसर बराबर हो, कोई भी अवसर से वंचित न हो, इस सब की प्राप्ति के लिए वो क्या करेगा? कार्य करेगा। ये 38(2) में। तो आप समझ रहे हो मूल भाव क्या कहते हैं? ज्यादा से ज्यादा लोक कल्याण करना, लोक कल्याण में अभिवृद्धि करना, इसका महत्वपूर्ण भाव है। अगला है हमारा 39। देखिए 39 A B C D E F तक है, बहुत विस्तृत है, लेकिन अब उनको जो उनका जो मूल भाव है उनको सामूहिक तौर पे समझने का प्रयास करें। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पुरुषों और स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त उनको अधिकार मिलने चाहिए। स्त्री और पुरुष को क्या होना चाहिए? आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार दिया गया है। अर्थात उसमें यह है कि स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का बिना भेदभाव किए हुए अपने जीवन निर्वाह के लिए जो उनके जो साधन है उनको पर्याप्त अधिकार मिलने ही चाहिए। अधिकार की बात है यहाँ पर, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार दिया, ठीक है, क्योंकि भारत और भारत का संविधान और हमारे नीति निर्देशक तत्व हमारी राज्य सरकारें स्पष्ट तौर से स्त्री और पुरुष को समान अधिकार की बात है। ये बिल्कुल नहीं देखा जाएगा कि वो किस वर्ग से है, वो किस धर्म से है, वो किस जाति समुदाय से है, किस संप्रदाय से है, गरीब हैं, अमीर हैं, बिना किसी मतलब भेदभाव किए उसके सामने एक ही नजर में रहेगा कि वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो एक समानता का भाव पैदा करने के लिए जो उनको स्त्री और पुरुष को जो आजीविका के साधन है उनको पूरा अधिकार मिलना चाहिए, ये कहता है आर्टिकल 39 में। फिर दूसरा ये बताया गया है कि जो भौतिक साधन है, भौतिक साधनों का जो स्वामित्व है उसका उचित वितरण होना चाहिए। भौतिक संसाधन है हमारे सरकार पर, जो संसाधनों का जो वितरण है उसका उचित स्वामित्व वितरण होना चाहिए। अपने व्यक्तिगत अपनी शक्ति का प्रयोग किए बिना कोई व्यक्ति किसी साधनों का, भौतिक साधनों का केंद्रीकरण न करे, बल्कि सरकार के द्वारा ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति, कोई समुदाय, कोई संगठन सभी साधनों का कोई केंद्रीकरण न करे, बल्कि क्या होना चाहिए? सभी भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व, उचित शब्द का अर्थ है कि जो बिल्कुल उसकी योग्यता के अनुरूप, ऐसा नहीं कि अयोग्य को सब कुछ दे दिया जाए। उचित शब्द का अपने में बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। उचित स्वामित्व का वितरण का उल्लेख करता है। दूसरा, इसमें केंद्रीकरण का निषेध किया गया है, यानी सब कुछ शक्तियों का, सब कुछ संसाधनों का, सब कुछ अन्य स्रोतों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। केंद्रीकरण में क्या करता है? निषेध करता है, उसको प्रतिषेध करता है।
बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्त्री पुरुष को बिल्कुल समान वेतन की बात करते हैं, चाहे सरकारी क्षेत्र हो, गैर सरकारी क्षेत्र हो, कहीं पर भी स्त्री और पुरुष के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप पुरुष हो, आप वरिष्ठ हो, आपकी तो शक्ति ज्यादा है इसलिए आपको वेतन ज्यादा दिया जाएगा, और स्त्री जो शारीरिक रूप से प्राय कमजोर होती है तो उसको कम वेतन दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये हमारे बिल्कुल स्पष्ट 39 में स्पष्ट उल्लेख कर रखा है कि स्त्री और पुरुष में बिना किसी प्रकार के उनके उनका जो वेतन है, जहाँ पर वो नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, किसी प्रकार का उसमें वेतन में कोई किसी प्रकार की कोई भी असमानता नहीं होनी चाहिए, ये स्पष्ट करता है। अगला इसमें निःशुल्क विधिक सहायता। अब देखिए, कभी भी आप देखिए कि हमारे जो न्यायपालिका का स्ट्रक्चर एकीकृत ढांचा, ऊपर जो सबसे सर्वोच्च स्तर पर है हमारे सुप्रीम कोर्ट, नीचे मध्यम स्तर पर है हमारा हाई कोर्ट, और उसके नीचे पे हमारी लोअर कोर्ट अधीनस्थ कोर्ट, जिसको अपन लोअर कोर्ट के नाम से जान सकते हैं। अब जो जिला सत्र न्यायालय है उसके बाद में आप देखते हैं नीचे की तरफ, तो उसमें और भी नीचे की तरफ बिल्कुल मजिस्ट्रेट जो होते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर के जो तहसील या खंड स्तर के जो न्यायालय होते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ से ऊपर तक जाना है, क्योंकि न्याय की प्राप्ति के लिए आपको अग्रिम न्यायालय में जाना पड़ता है। तो क्या होता है कि जो अमीर होते हैं, संसाधनों से युक्त होते हैं, वो तो ऊपर जा पाते हैं, लेकिन जो गरीब है उसके पास इतना धन नहीं है कि वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाए, या फिर किसी भी लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी किसी भी मामले में उसको कानूनी सहायता की आवश्यकता हो, या फिर और भी किसी प्रकार की विधिक सहायता की आवश्यकता हो, तो ये प्राय बहुत महंगी होती है। तो ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये बिल्कुल उपबंध किया गया कि जो गरीब हैं, असहाय हैं, उन सभी व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी, जो प्रत्येक जिला स्तर पर एक ट्रिब्यूनल स्थापित कर रखा है, जिसमें गरीब लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। बात स्पष्ट हुई, ये बात है। अब अगला जो है सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 आपको पता है, मैंने पहले वाली क्लास में बताया था कि हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से प्रेरित हैं, लेकिन आप केवल आयरलैंड पे थोपें ये उचित नहीं है, क्योंकि हमारे इन नीति निर्देशक तत्वों में हमारे गांधी जी की आत्मा भी निवास करती है। गांधी जी के विचारों को भी हमने इस नीति निर्देशक तत्वों में समावेश किया है, और इसकी शुरुआत अपन देखते हैं अपने ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित। महात्मा गांधी कहा करते थे कि गांवों का देश, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, इसलिए गांव सशक्त होंगे तो देश अपने सशक्त हो जाएगा। इसलिए गांव से मतलब सत्ता का ऊपर से नीचे फ्लो नहीं होनी चाहिए, सत्ता नीचे से ऊपर की ओर बढ़नी चाहिए, ज्यादा अधिकार नीचे होनी चाहिए, अर्थात ग्राम स्तर पर होनी चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़े, इस प्रकार का विचार रखते थे। तो उन्होंने हमेशा इस बात पर बल दिया। और क्या इन समाज में देखेंगे या और भी इन पुस्तकों में देखेंगे, मूल भाव हमेशा उनको कहते हैं कि गांव मजबूत होंगे तो देश तो मजबूत हो जाएगा, गांवों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जाए। यहाँ पर कहते हैं कि जो राम राज्य की जो अवधारणा थी उसमें भी उन्होंने आदर्श राज्य की जो बात की थी उसमें भी ये प्रमुख स्थान था जिसका ग्राम पंचायत के गठन के बाद। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं को और हमारे संविधान लागू होने के हमारे जो प्रथम आम चुनाव के बाद जो सरकार का गठन हुआ पंडित नेहरू के नेतृत्व में, उसमें भी इस बात पर सबसे ज्यादा बल दिया गया था कि हम गांधी जी के स्वप्नों को साकार करेंगे। गांधी जी के स्वप्नों को साकार करने के लिए उन्होंने सबसे पहले हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत गठन का बिल्कुल पूरा उल्लेख कर रखा है। ठीक है, अब देखिए सरकार के सामने मतलब एक चैलेंज था कि किस प्रकार से किस स्वरूप में इन ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे, कैसे क्या होगा। फिर भी इस लक्ष्य के ट्रायल के रूप में सबसे पहले 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कर दी थी पंडित नेहरू ने, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। फिर 1957 में एक सबसे पहले भारत में बलवंतराय मेहता कमेटी बने। बलवंतराय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया कि हम त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों का मतलब ये स्थानीय स्वशासन का गठन कर सकते हैं। ग्रास रूट डेमोक्रेसी इसको कहा जाता है, तृणमूल लोकतंत्र इसको कहा जाता है, तृणमूल लोकतंत्र, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। यानी हमारी सरकार के तीसरे स्तर पर और 3 स्तर पर, यानी उन्होंने सुझाव दिया बलवंतराय मेहता समिति ने कि हम सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, इस प्रकार से 3 स्तर का
हम एक स्थानीय स्वशासन का गठन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में, और ये गौरवशाली क्षण हमारे राजस्थान से ही, और शुरुआत का जो एक प्रारंभ का शुभारंभ का जो अवसर मिला वो राजस्थान को मिला। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से ही इस पंचायती राज व्यवस्था की शुभारंभ हुआ, स्थानीय स्वशासन का शुभारंभ माना गया, तब से हुआ। तो कह सकते हैं कि गांधी जी के जो विचार थे उसको फलीभूत करने के लिए आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत गठन का संबंधित जो प्रावधान है बाद की सरकार ने किया। फिर ये भी हमको भी पता है कि बाद में जब ये जो न्याय स्थापित हुआ तो कोई समस्या आई, कोई चुनौतियां आई, या उनके सामने कोई और भी जो एक कह सकते हैं कि समस्या जो आई उनका निराकरण समाधान कैसे करें, तो समय समय पर सरकार ने कई कमेटियां गठित की गई। अशोक मेहता समिति थी, उसके बाद में संस्थानम है, या फिर कह सकते हैं लक्ष्मण सिंह भी है, ऐसे कई कमेटियां बनी। फिर इन कमेटियों में जो लक्ष्मण सिंह की कमेटियों ने यही प्रावधान किया कि जब तक इनको संवैधानिक मान्यता नहीं मिलेगी तब तक ये सशक्त रूप से काम नहीं करेंगे। तो आपको बड़े हर्ष के साथ बताते हैं कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन किए गए 1993 में, 1993 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, और 74वें संविधान द्वारा नगरीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तब से 1994 से आप कंटिन्यू देखिए हमारे इस लोकतंत्र में तृतीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और अपना प्रगति कर रहा है। तो ये आर्टिकल 41 में देखते हैं, देखिए बुढ़ापा, बेरोजगारी का बेकारी या फिर बीमारी या कमजोरी की दशा में काम, शिक्षा, सहायता पाने का पूरा अधिकार होना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था पहले, भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। भारत लोक कल्याणकारी राज्य होने के साथ साथ हमारे समाज के सभी वर्गों का कल्याण की जिम्मेदारी भी सरकार के पास है। बच्चे, महिला, बुजुर्ग सबको विकास का अवसर प्रदान करना सरकार का मूलभूत दायित्व है, उसका कार्य। तो यहाँ पर 41 ये कहता है कि बुजुर्ग एक ऐसी अवस्था जिसमें हमारा शरीर सहयोग नहीं दे पाता, काम करने की शक्ति हमारे क्षीण हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ऐसी अवस्था में हमारा भरण पोषण कैसे? तो इस अवसर पर सरकार ने आपने देखा होगा कि ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं बनाती है। जैसे आप सभी को पता है कि निर्धारित आयु प्राप्त करने के बाद 55 या 60 वर्ष की आयु के बाद में सरकार सभी बुजुर्ग व्यक्तियों, पुरुष महिलाओं के लिए पेंशन देती है। उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत उनको जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहां पर उनको निःशुल्क इलाज किया जाता है। तथा जो बिल्कुल समाज के निचले तबके के हैं, बीपीएल परिवार हैं या अन्य किसी परिवार मतलब सूची में शामिल कोई परिवार है, उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क इलाज है। इसके अलावा आवास की सुविधा नहीं है, उनके लिए आवास की सुविधा। तो सब प्रकार के जो एक बुजुर्ग लोग हैं उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण करने का। बेरोजगारी हर देश के लिए और भारत के विशाल देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो स्वाभाविक है बेरोजगारी भी समस्या रहेगी। तो सरकार ने भी बेरोजगारी के निवारण के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करती है। बीमारी से संबंध में सरकार क्या क्या योजनाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों का निःशुल्क इलाज के द्वारा ये काम करने का काम करती है। तो कह सकते हैं कि हमारे समाज में कमजोर वर्ग तथा व्यक्ति के जो गरीबी में बहुत ही मुश्किल दौर में ऐसी कोई समस्या आ जाती है तो उन सबका निराकरण करने के लिए भी राज्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं। देखिए व्यक्ति है, मानव है, मानव का जीवन गरिमापूर्ण जीवन जिया जाए। मानव कोई वस्तु नहीं है कि आप जैसे चाहें ऐसे यूज कर सकें, नहीं, उसका भी अपना एक जीवन होता है, उसका भी अपना एक स्वाभिमान है। तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया है कि काम की जो दशा है, मतलब जो व्यक्ति कहीं पर भी अपना कार्य कर रहा है, काम कर रहा है, वहां पर न्याय संगत और मानवोचित दशा वहां पर होनी चाहिए। काम के घंटे निर्धारित होने चाहिए,
सप्ताह में एक दिन की छुट्टी है तो वो बिल्कुल अनिवार्य होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई महिला अपने बच्चे को भी, छोटा बच्चा है, साथ में ले जाती है, मजदूरी करने के लिए जहाँ जाती है तो उस बच्चे को साथ में ले जाते हैं, तो ये एक सुविधा बननी चाहिए कि उन बच्चों की देखभाल के लिए, उन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए जहाँ पर भी है वो व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की तो कहते हैं कि जहाँ कहीं भी काम करें, मजदूरी करें, अपनी सेवा दें, वहाँ पर न्याय संगत और काम के जो निर्धारित अवधि है उनके लिए अवकाश, उनके लिए और भी मानवोचित दशाएं जो जरूरी होती है वो सब सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। आर्टिकल 42 कहता है। दूसरा, प्रसूति सहायता उपलब्ध। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई महिला गर्भस्थ है और सरकारी सेवाओं में है, यहाँ कहीं भी और निजी संस्थाओं में काम करते हैं, तो यहाँ पर उल्लेख कर रखा है कि गर्भस्थ महिलाओं को अगर सरकारी सेवा में तो कम से कम 6 महीने का अवकाश, सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए। और अगर उसका पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो जिस समय बच्चे का जन्म होता है तब उस महिला के पति को भी 1 महीने का सवैतनिक अवकाश प्रदान करके उसकी सहायता के लिए इस प्रकार का प्रावधान करने की बात की गई है। ठीक है, तो मतलब प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना है। यहाँ पे काम की जो दशा है, काम के जो नियमानुचित जो वो व्यवस्था होती है, दशा होती है, सब उल्लेख इसमें कर रखा है आर्टिकल 42 में। ये बात आप समझिए। ठीक है, अगला देखते हैं आर्टिकल 43। कर्मकारी यानी मजदूर जो काम करते हैं, कारीगर, उनको निर्वाह मजदूरी मतलब उनके जीवन यापन करने के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है कि एक कुशल श्रमिक, एक अकुशल श्रमिक, एक अर्धकुशल श्रमिक, इनके लिए क्या क्या मतलब कितनी मजदूरी होगी और उसमें फिर समय के साथ कितना बदलाव की आवश्यकता है, सब कुछ हमारे आपने देखा होगा श्रम मंत्रालय के द्वारा ये की जाती है। फिर शिष्ट और जीवन स्तर, एक अच्छा गरिमापूर्ण जीवन जिया जा सके, एक अच्छा मध्यम वर्गीय जीवन जिया जा सके, उसके लिए तथा अवकाश की व्यवस्था। अवकाश जरूरी है, हमारा शरीर मसीह नहीं है, हमारे के सामाजिक आर्थिक व्यक्तिगत के ऐसे आवश्यकता होती है और शरीर को भी आराम की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर रखा है आर्टिकल 43 में कि कर्मकारों के लिए एक प्रकार के अवकाश की व्यवस्था जरूरी है। साथ ही अब ये बात उन्होंने गांधी जी के विचार से प्रेरित है, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना। वृहद उद्योग को मानते हैं कि बड़े बड़े औद्योगिक शहरों में संभव है, लेकिन जो हमारे ग्रामीण स्तर, ग्राम स्तर पर, छोटे छोटे परिवार स्तर पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देगी सरकार, ताकि हमारे गांव की जो आवश्यकता है, गांव की जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो सके और अपना एक आत्मनिर्भर जीवन जी सके। इसके लिए कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन की बात आर्टिकल 43 करता है। और 43 के भी इसमें 43A और 43B है। इसमें 43A में ये लिखा हुआ है कि किसी बड़े औद्योगिक संस्थान या बहुत बड़ी किसी फैक्ट्री में यानी किसी क्षेत्र में जो मजदूर हैं, जो कारीगर हैं, जो कर्मकार हैं, इन मजदूरों कर्मकारों को भी प्रबंध में हिस्सा लेने की, एक उनको भागीदारी लेने के भी अवसर प्रदान होना चाहिए। अर्थात कर्मकार किसी भी औद्योगिक संस्थान में या बड़े स्तर पर वहाँ का जो मैनेजमेंट में भी अपनी भूमिका निभाए, उसमें भी हिस्सा, ताकि उसमें ये मन में भाव हो कि मैं यहाँ केवल श्रमिक नहीं, मैं यहाँ पर इस पूरे संस्थान का एक हिस्सा, मैं एक पार्ट हूँ। तो वो अपने वो पूरे मनोयोग से अच्छे ढंग से काम करता है, तो उसके अंदर ऐसे कभी भी आत्मग्लानि जैसे भाव नहीं आते, नहीं ये मेरा है और मुझे अपना समझ के काम करना है। ठीक है, तो कर्मकारों को भी उसमें मतलब प्रबंध में भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करता है आर्टिकल 43A। 43B 97 संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था, जिसमें सहकारी समितियों के निर्माण के संबंध में प्रावधान किए गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंध में प्रावधान किए गए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के निर्माण, उसके संचालन, उनके अधिकार, कर्तव्य के संबंध में पूरा उल्लेख 43B में कर रखा है। तो ये हमने देखे 43 तक।